आपने बहुत सा कुछ सुना होगा जो हमारे जो कार के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जो रिव्यूज़ देते हैं यार, उनकी बातों में आके आप गाड़ी को हाँ या ना, चाहे ये गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, उसको हाँ या ना डिसाइड मत करा करो। ये एक इंडिया की आयरनी है। वो आयरनी क्या है कि इन इंडिया पीपल एक्चुअली जज एन एसयूवी बाय इट्स फॉर्म, नॉट बाय इट्स कैपेबिलिटी। लोगों ने जिमनी को कोई चिंटू मिंटू कार बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। अगर आप इसमें बैठ के देखेंगे तो अंदर से मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा। जैसे हमारे पास जिप्सी होती थी, अब हमारे पास थार है या हमारे पास फोर्स की गुरखा है। अगर इन सब से कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में जिमनी का बेस्ट सस्पेंशन सिस्टम है, बेस्ट बोलूँगा। यार ये जो आज हम जिमनी के बारे में फिर से हम बात करने वाले हैं, आप कह सकते हैं जिमनी के जो रिव्यू है ये इसका पार्ट 2 है, जो हमारा पहले अराउंड सितंबर में आया था। काफ़ी लंबा समय हो गया है हमारे को पार्ट 2 लाने में, क्योंकि हमारे काफ़ी ऑफ रोडिंग होते रहे, कुछ मुझे टाइम मिल पाया नहीं मिल पाया, तो उन कारण से जो हमारा ये रिव्यू है ये काफ़ी लेट है। और लेकिन इस रिव्यू के अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है जो हमने पहले डिस्कस किया है आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्कशन में आपको दिखाई देगा। तो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट जो है 9K चलने वाली है, और ये 2 बार इसकी सर्विस हो चुकी है और 1 बार ये एक्स्ट्रा सर्विस सेंटर जा चुकी है। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा उसका क्यों। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस विद 9K ड्रिवन ऑल बाय मी, वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। मैंने उसको अब अगर बोलूँ तो हर टेरेन में चला दिया है, सिर्फ रेत और बर्फ़ छोड़ के। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 599 रूट्स पे। मैं हूं विजय, और आप अब तक जान चुके होंगे, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जिमनी के बारे में, जिमनी की परफॉर्मेंस के बारे में, या जिमनी के क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती थी। और हम इसमें बात करेंगे जो मारुति आजकल जो प्राइस का डिस्काउंट दे रही है उस बारे में भी थोड़ा बहुत हम टच कर लेंगे। मुझे उस चीज़ का मलाल नहीं है कि मारुति आज डिस्काउंट दे रही है, उसने पहले नहीं दिया, और लोग इसको ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरे ख्याल से जो जिमनी या जिप्सी चलाने वाले लोग थे उनको भी कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ने वाला होगा जिन्होंने पहले ले लिया। हाँ, एक बार को पिंच तो होगा कि काश ये मारुति पहले ऐसे कर देती, क्योंकि मारुति जब इसको लेके आई थी प्रीमियम कार की तरह लेके आई थी, और अब ऐसा क्या होगा कि एकदम प्रीमियम कार वो नहीं कह रही और उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। क्या वो इतना घबरा गए कि सेल्स नंबर्स के हिसाब से चल रहे हैं? तो इन सब बातों में हम बातें जो भी चीज़ें इन पर हम बातें करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यार जिमनी की अगर मैं कुछ खूबियों की बात करूं तो मुझे लगता है मुझे उसकी जो शुरुआत है वो मुझे इसके सस्पेंशन से करनी चाहिए, क्योंकि मारुति ने जो जिमनी का सस्पेंशन दिया है, या अगर मैं बात करूं मारुति किसी और गाड़ी का भी, मेरे पास और भी मैंने मारुति की गाड़ियां चलाई हैं, तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यार जिमनी का सस्पेंशन मेरे ख्याल से मारुति ने अब तक सबसे बेस्ट दिया है। और शायद किसी भी ऑफ रोडर जो कि इस प्राइस रेंज में आती है, मैं बात एक्सपेंसिव ऑफ रोडर्स की नहीं कर रहा हूँ, जो 15 लाख के रेंज तक की या 18 लाख से नीचे नीचे की ऑफ रोडर्स हैं, उसमें अगर आप किसी 4x4 की बात करें, वैसे तो लिमिटेड ऑप्शंस है, जैसे हमारे पास जिप्सी होती थी, अब हमारे पास थार है या हमारे पास फोर्स की गुरखा है। अगर इन सब से कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में जिमनी का बेस्ट सस्पेंशन सिस्टम है, बेस्ट बोलूँगा। इसको मैंने थार में भी मैंने बैठ के देखा है, मैंने जिमनी खुद चला के मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन सिस्टम है। उसके अलावा इसकी अच्छी बात जो है, अगर आप इसको ड्राइव करेंगे तो जो आपका जो सिटिंग कंफर्ट है, जो आप इसमें थाई सपोर्ट है या आपका जो बैक सपोर्ट है, वो बहुत अच्छा है। 4 लोगों के लिए अच्छा स्पेस है बैठने के लिए। इसका बूट स्पेस वाकई बहुत अच्छा है। और अगर बात करें कि बाकी जो पीछे के 2 बंदे जो बैठने होते हैं, जो रियर सीट में बैठना है, वो बहुत इजी है इसके अंदर। इसके अलावा इसके जो अर्गोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वो बहुत अच्छे हैं इसके अर्गोनॉमिक्स। मैं अगर बात करूं, लोग बोलते हैं इसके टायर साइज़ बहुत छोटा है, मुझे फील नहीं होता कि इसका टायर साइज़ छोटा है। मारुति ने पहले भी बोला था बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, मैं उस बात से एग्री करता हूं। मैंने इसको ऑलमोस्ट हर टेरेन में चला लिया है। अगर आपने, जैसे मैंने बंद किया, इसकी थर्ड जो आपकी आवाज़ है, फ़िलहाल तक उस हिसाब से देखूँ तो मुझे अच्छी लगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है। अब आपने बहुत सा कुछ सुना होगा जो हमारे जो कार के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो रिव्यूज़ देते हैं यार, उनकी बातों में आके आप गाड़ी को हाँ या ना,
चाहे ये गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, उसको हाँ या ना डिसाइड मत करा करो, क्योंकि यार उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ड्राइव करने का, वो मेरे ख्याल से 24 घंटे से कम का होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 200, 250, 500 किलोमीटर चलाते हैं, 1000 किलोमीटर चलाते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं चलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी इन्फ्लुएंसर की बात में आके आप डिसाइड करें कि ये गाड़ी अच्छी है या वो गाड़ी अच्छी है। ये मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। लोगों ने जिमनी को कोई चिंटू मिंटू कार बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। अगर आप इसमें बैठ के देखेंगे तो अंदर से मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन ये एक इंडिया की आयरनी है। वो आयरनी क्या है कि इन इंडिया पीपल एक्चुअली जज एन SUV बाय इट्स फॉर्म, नॉट बाय इट्स कैपेबिलिटी, राइट। अब मैंने ये क्यों कहा, आप क्रेटा लोग बोलते हैं SUV है, आप सेल्टोस बोलते हैं SUV है। यार वो SUV नहीं है, अगर आप देखेंगे वो SUV डिज़ाइन है, वो एक कैपेबल SUV नहीं है। ये बेशक एक SUV का आपको पूरा लुक ना दे, ये एक छोटी गाड़ी लगती हो, बट इट्स अ कैपेबल व्हीकल, इट्स अ कैपेबल 4x4 SUV। ये बहुत बल्कि नहीं है। ये आप अगर सोचो कि आपको बल्कि कार चाहिए, अगर मेरा आपने पुराने ब्लॉग देखे हो तो आपको उसमें दिखाई देगा एक बल्कि कार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप व्लॉग देखें, उससे मेरे भी व्यूज़ बढ़ेंगे। अगर आप उस कार को देखें तो वो कार एक ऐसा सेगमेंट आया था, एक ऐसा आया था जहाँ पे वो कार कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, जहाँ पे वो टच हो रही थी नीचे, वो कार उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। बेशक वो 4x4 थी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप थार अगर आप देख रहे हैं या कोई और गाड़ी देख रहे हैं तो उसकी मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ाई ये सब देखते हुए आप देखेंगे। उसके अलावा इसकी रोड प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो यार रोड प्रेजेंस इसकी बहुत अच्छी है। लोग इसको पीछे मोड़ मोड़ के देखते हैं, सिर्फ लोग नहीं, पुलिस वालों ने भी मुझसे रोक के पूछा है। तो रोड प्रेजेंस में इसका कोई मुकाबला मुझे नहीं लगता आज की डेट में है। आपको इसके अंदर हेडलैम्प वॉशर मिल जाता है, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैंने इसको यूज़ किया है, मैंने स्लश में से इसको ड्राइव किया था, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया, बहुत इजीली ये वॉश हो गई, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कीलेस एंट्री मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और हेडलाइट वॉशर की बात करें तो यार ये 70 लाख की गाड़ियों में आता है, कहाँ ये इन गाड़ियों में आता है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और इसमें अगर देखें बॉडी रोल मेरे ख्याल से 2% या 5% होगा थार के मुकाबले। कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। तो ये मोटे मोटे इसकी कुछ अच्छाई थी। और एक और इसकी एवरेज, सिटी में मुझे आराम से ये 13 की एवरेज दे देती है, ट्रैफिक में 12-13, और हाईवे पे मुझे ये आराम से 15-16 दे देती है। और अगर मैं पहाड़ों पे ड्राइव करके लौटूँ, वो भी एक्सट्रीम पहाड़, तो मुझे ये 14 से 15 के बीच में दे देती है। और अगर सिर्फ प्लेन की बात करें तो मुझे क्लोज टू 16.5, 17 की मुझे एवरेज जिमनी में मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है। अगर आप कंसीडर करें 4x4 को, प्रॉपर 4x4 को, इतनी एवरेज अगर आप देखेंगे यार, तो मतलब जो नॉर्मल SUV के नाम पे जो धब्बा हैं और जो बिक रही हैं वो देती हैं यार। अब भाई मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। अब गाड़ी के अंदर के बारे में बात करते हैं कि क्या इसके अंदर ठीक ठाक है, या बोलूं कि मुझे उससे कोई इशू नहीं है। जो लोग इशू की बात करते हैं कि ये इस गाड़ी का एक इशू है, तो पहली चीज़ तो मैं बोलूं यार, अगर लोग बोलते हैं कि इस गाड़ी के अंदर कोई बॉटल होल्डर नहीं है, चाहे वो आपके साइड के दरवाजे फ्रंट के हों, चाहे वो पीछे के हों, अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि आपकी पसंद की गाड़ी है, आप नहीं देखेंगे कि यार उसके अंदर बॉटल होल्डर है या नहीं है, राइट। आप उस गाड़ी को लेंगे। मैं अगर गाड़ी में बॉटल होल्डर नहीं है तो क्या मैं गाड़ी नहीं लूँगा यार। इसमें 2 बॉटल्स का बाय डिफ़ॉल्ट है, दरवाज़ों में नहीं है, ठीक है, किसी कारण से नहीं है। अगर नहीं है तो मैं अपने पसंद की गाड़ी छोड़ दूँ, एक 4x4 कैपेबल जो गाड़ी है उसको मैं छोड़ दूँ। ये कोई मुझे रीज़न नहीं लगा था कि मैं बोलूँ यार कि बॉटल होल्डर इसमें नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं लूँगा। तो इसके होने या न होने से मुझे कोई इशू नहीं है। उसके अलावा बात करें कि लोग बात करते हैं कि आप जिमनी की सीट एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यार अगर मेरी पर्सनल, ये मेरी पर्सनल की तरफ से है, अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6'3" है यार, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे लिए जो मेरा स्टांस होता है, जो जिस लेवल पे मुझे गाड़ी दिखती है, अगर मैं आपको दिखाऊं जिस लेवल से मुझे गाड़ी का व्यू आता है, तो मेरे लिए परफेक्ट है यार। इसका सीट एडजस्टमेंट ना होना मुझे कोई इतना चैलेंज वाली बात मुझे नहीं लगती है। उसके अलावा बोलें कि ये सिर्फ एक 4 सीटर है। अब कोई भी गाड़ी में अगर आप कंफर्टेबल जाना चाहते हैं, कंफर्टेबल बैठना चाहते हैं, तो यार वो एक 4 सीटर होगी, ठीक है। अब जहाँ पे आपने 5वां बंदा बिठाया
वो आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट करने वाली बात बोलेंगे, उसके अंदर एक कंफर्टेबल आपकी जर्नी बिल्कुल नहीं होने वाली है वो। तो 4 सीटर है, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो इसके अंदर हम बात करते हैं इसका जो लेग रूम है, यार लेग रूम जो है वो एक सफिशिएंट लेग रूम है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, पता नहीं कि आप कितना इसमें देख पाएंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं मेरी हाइट के हिसाब से ये लेग रूम इसमें ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। ये तो लेग रूम इसके अंदर इतना कोई बुरा नहीं है। मेरा जो मैं बात करूं, जो मेरा लेफ़्ट पैर है वो एक अच्छा इसमें यहाँ पे इधर सपोर्ट इसको मिल जाता है। राइट पैर के लिए मुझे यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो मुझे एक सपोर्ट अच्छा इसमें मुझे यहाँ मिल जाता है। तो लेग रूम फॉर ड्राइवर और फॉर को ड्राइवर और एनीवेज जो आपके पीछे लोग बैठते हैं उनके लिए भी लेग रूम की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक 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 जो चीज़ है जो लोग बहुत बोलते हैं कि इसका जो लीवर है, जो गियर लीवर है स्पेशली, ये बहुत वाइब्रेट करता है। यार देखो, अगर आपने पुरानी जिप्सी देखी होगी तो ये लीवर उसका भी वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इसमें इसलिए दिखती है क्योंकि ये लीवर किसी भी और आज की डेट में इंडियन मार्केट के अंदर जो गाड़ियां आ रही हैं उससे ये लीवर बहुत लंबा है यार, बहुत बड़ा है ये लीवर। अगर आप इसमें ऐसे देखेंगे तो उन गाड़ियों से ये लीवर काफ़ी बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि मैं इसकी वाइब्रेशन रोक दूंगा, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं लगता कि वाइब्रेशन करना कोई इशू है, और अगर वाइब्रेशन कर भी रहा है तो मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूँ, मेरा रोड पे ध्यान होता है, राइट। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि वो वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे, क्योंकि उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, मेरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं म्यूज़िक सिस्टम की। ये बेहतर है, ये बेटर है। इससे ज़्यादा साउंड आपको चाहिए, मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा साउंड की ज़रूरत है। जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इसके जो स्पीकर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है बहुत इंट्यूटिव है, वो यूज़ करना बहुत इजी है। डिस्प्ले बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, लैग बिल्कुल नहीं है, और मेरा एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों बहुत अच्छे से यूज़ होता है। एक अच्छी बात ये भी है कि शायद ये मेरे डैशबोर्ड कैमरा के भी ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा थोड़ा डिफरेंट है, तो डैशबोर्ड कैमरा और जो मैं एप्पल कारप्ले, मेरे दोनों एक साथ मैं साइमल्टेनियसली यूज़ कर पाता हूँ। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ ऐसे पढ़े हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं डैशबोर्ड कैमरा और म्यूज़िक सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर पाता। तो मेरे केस में जो दोनों की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, मुझे कोई चैलेंज फील नहीं होता। तो यार अब बात करते हैं कि इसमें क्या बेहतर हो सकता था। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ बेहतर इसमें हो सकती थी वो है इसका जो स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन है। अगेन अगर मैं बोलूँ स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन तो उसमें मैं बॉटल होल्डर नहीं कह रहा हूँ, मैं उसमें कह रहा हूँ जो आपका गियर लीवर के पास जो कंसोल है, जो 4x4 आपका लीवर दिया उसके पास जो एरिया है वो अनयूटिलाइज्ड एरिया पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। आफ्टर मार्केट भी तो चीज़ें आ ही रही है ना यार, अगर आफ्टर मार्केट आ रही है तो मारुति उसको इन हाउस क्यों नहीं अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकती हैं। वो मुझे इसके अंदर एक ड्रॉबैक लगा। उसकी अगर बात करें उसके बाद तो वो है कि यार जो ये सीट बेल्ट्स हैं ये अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्टेबल होती तो बेटर रहता, क्योंकि अब जब मैंने ये पोजीशन में लगा ली है तो मुझे ये सीट बेल्ट ना मेरे गले में मुझे ऐसा फील होता है जैसे काट रही है। अभी तो खैर मेरी कॉलर इसमें है तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सीट बेल्ट मुझे चुभती है, तो मुझे शर्ट की या टी शर्ट की कॉलर के नीचे इन सीट बेल्ट्स को मुझे दबाना पड़ता है ताकि मुझे इस चीज़ में ना कोई फीलिंग कटने की या ऐसा कुछ मुझे फीलिंग ना आए। तो अगर ये एडजस्टेबल होती तो बहुत बेटर रहता। उसके अलावा ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर एक छोटा 10-12 साल का बच्चा अगर इसमें बैठ रहा है या तो वो उसके तो फेस के पास से ये सीट बेल्ट आती है, जो मुझे नहीं लगता कि ठीक है यार। ठीक है, इसके अलावा जो बात करें, ठीक है एसयूवी है, 4x4 है, अगर इसका क्लच थोड़ा सा लाइट होता तो वो शायद और बेटर होता। 4x4 ऑटोमेटिक डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो उसको थोड़ा आपको निकालने में ना आप मैनुअल ज़्यादा इजी होती है मुकाबले आपके ऑटोमेटिक के। ऑटोमेटिक से बेटर आप मैनुअल को आप चला सकते हैं, और मेरी हमेशा से बात ये थी कि यार मुझे घोड़े अपने पैर के नीचे चाहिए थे, इसलिए मैंने मैनुअल ली थी। लेकिन अगर मेरा क्लच थोड़ा सा लाइट होता तो शायद इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को वो एनहेंस करता, मुझे ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील होता, मैं ट्रैफिक में भी चलाता चाहे मैं कहीं पे भी चलाता। उसके अलावा अगर बात करें यार तो इसके जो हमारे मिरर्स हैं फ्रंट सीट के या बैक सीट के जो मिरर्स हैं ये हमारे टिंटेड ऑलरेडी हैं, कुछ परसेंटेज तक टिंटेड हैं और कंपनी की तरफ से आते हैं। अच्छी बात है कि हम इस पर चलान हमारा नहीं कर सकता।
इससे हमें 80% मैं बोलूँ अगर धूप जो है वो अंदर नहीं आती है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आप रात को ड्राइव करते हैं तो जो आपके कंसोल है, जो आपका ओडोमीटर है, ये लाइट जलती हैं, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके अंदर से इन शीशों पे भी जाता है। अब उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास हेडलाइट ऑन है और स्ट्रीट लाइट्स भी रहती हैं। लेकिन आप जब पहाड़ों पे जाते हैं, जब आप शार्प बेंड्स लेते हैं, जो हम बोलते हैं हेयर पिन बेंड लेते हैं, वहाँ पे जो इसका करंट लाइट सेटअप है जो कंपनी की तरफ से आता है, वो स्ट्रेट तो बहुत अच्छे फेंकता है, लेकिन उसका जो फैलाव है, जो उसकी विड्थ होती है लाइट की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपको मैन्यूवरिंग में प्रॉब्लम आती है। और अब जो रिफ्लेक्शन है वो उस पर और नुकसान वाली बात हो जाती है, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन मुझे शीशे में दिखता है, मुझे मेरी हेडलाइट अच्छे से फैली हुई नहीं है, तो जो शार्प बेंड है वो मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैंने ये ड्राइव में मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे अपना विंडो जो है वो नीचे करना पड़ता है ताकि मैं देख सकूं ठीक से कि भैया क्या है ये रिफ्लेक्शन की वजह से मैं सही कट टर्न ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी, या तो हेडलाइट को उसको बेटर किया जा सकता है ताकि उसकी जो फैलाव है, जो लाइट का फैलाव है, वो थोड़ा साइड तक जाए। अभी करंट सेटअप के हिसाब से मे बी प्रोजेक्टर है उससे नहीं जा रहा है, और फॉग लैम्प भी जो करंट फॉग लैम्प है इतने इफेक्टिव नहीं है। तो फिर वही बात आ गई कि मुझे आफ्टर मार्केट ये चीज़ें मुझे लगवानी पड़ेगी ताकि मैं उस चीज़ को, जो साइड की मेरी जो कवरेज है वो मेरी बढ़ जाए, और मैं पहाड़ों पर अगर ड्राइव करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस उससे थोड़ा सा और सुधर जाए। जो इसका रिवर्स कैमरा है यार, वो बेटर हो सकता था। अभी जो रिवर्स कैमरा है, मुझे उसको देखते हुए फील होता है यार कि मैं ना एक चाइनीज़ रियर कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती थी, ये प्रीमियम गाड़ी की तरह बेची गई थी, तो यार ये प्रीमियम चीज़ें लगानी भी चाहिए थी इसके अंदर, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो और बेटर हो सकता था वो था इसका टर्निंग रेडियस। चलती तो ये ट्रक की तरह है, कोई नो डाउट नहीं है। जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी एम्बेसडर वगैरह, जो वो होती थी जीप, इसका चलाने का, स्टीयरिंग का जो काटने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, बहुत हैवी है। गियर आपके हार्ड लगते हैं, बट ये अच्छी बात है कि छोटे हैं, आपको डेप्थ उसकी छोटी है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेकिन टर्निंग रेडियस थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। उसके अलावा जो चीज़ बेटर हो सकती थी वो ये है कि अगर आपने नोटिस किया हो, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं फिर से उसके ऊपर बात करूंगा, आप शायद बाहर जाके, ताकि आपको और क्लैरिटी हो पाए। जो आपकी रूफ जो है उसमें इन्होंने एक एरिया दिया हुआ है जहाँ से आपका जो बारिश का पानी है वो आपका उस एरिया में जाता है, और फिर वो सीधा आपके एक वो ना आप फ्रंट, आपका जो मिरर है यहाँ से नीचे निकल जाता है, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। बाकी हिंदुस्तान के अंदर इतनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनको ये नीड फील नहीं हुई थी क्या? उनके उस चीज़ में कोई नुकसान करेगा? ये जो इन्होंने चीज़ दी हुई है, इसके दो नुकसान मुझे फील होते हैं। पहला कि अगर मेरा पानी ऊपर रुका रह गया तो यार उससे जो है रस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है मेरे उस सेक्शन के ऊपर, उस सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके पानी थोड़ा सा रह गया, आपने एक ब्रेक मारा, सडन ब्रेक मारा, तो वो पूरा पानी आपके सीधा शीशे पे आता है, जो आपकी विजिबिलिटी को ख़राब कर देगा। आप हर वक्त तो उसके अंदर आपका वाइपर नहीं चल रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है उस मोमेंट पे। तो या तो उसको आप बनाते ही नहीं, अगर बनाया तो मे भी उसको आप पीछे की तरफ थोड़ा सा ऐसे करते कूपे स्टाइल में, ताकि जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो पीछे से निकल जाए। मुझे पीछे की विजिबिलिटी में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना मुझे आगे की विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यार मैं इस एरिया की बात कर रहा था, जो ये पानी की स्टोरेज है, ये मुझे पसंद नहीं आई। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अगर पानी रुक गया तो रस्ट आ सकती है, नहीं तो फिर जो पानी आगे सीधा शीशे पे छोड़ते हैं वो मुझे पल्ले नहीं पड़ा था यार, वो बहुत वाहियात चीज़ मुझे लगी इस चीज़ की। तो ये कुछ चीज़ें थी यार जो इसकी सुधारी जा सकती थी। मेरे ख्याल से हम लोग इस पर काम अगर मारुति करता तो बहुत अच्छा होता। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेरी गाड़ी 2 बार सर्विस सेंटर जा चुकी है सर्विस के लिए, और एक बार और गई थी। जो 2 बार सर्विस के लिए गई थी उसमें मेरी कॉस्ट 100 रुपीज़ से भी नीचे आई थी यार। हालांकि फ्री सर्विस थी, ठीक है, तो मुझे कोई इतना फील नहीं हुआ कि ठीक है सर्विस अच्छी थी। पहली सर्विस मेरी कुल्लू में हुई थी, ओके था। दूसरी सर्विस मैंने डीडी मोटर्स मुंडका कराई थी, उन्होंने भी अच्छी सर्विस की थी। लेकिन जो तीसरा मेरा एक्सपीरियंस मेरा मारुति के साथ रहा, मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर गई थी, वो इस कारण गई थी कि मैंने अभी मेरी लास्ट जो मैंने ऑफ रोडिंग की थी उसके अंदर हमने गाड़ी स्लश में चलाई थी। तो स्लश में जाने के बाद मेरी गाड़ी बीच में फंस गई थी, काफ़ी उन्होंने पानी छोड़ दिया था और किसी कारण से एक गड्ढा भी उसके अंदर बन गया था। तो मेरी गाड़ी वहाँ फंस गई, काफ़ी ऊपर तक पानी आया।
मुझे नहीं पता वो स्लश की वजह से हुआ या कैसे हुआ, मेरी गाड़ी का जो ऑल्टरनेटर था, जो ऑल्टरनेटर जिससे बैटरी चार्ज होती है, वो जो था ख़राब हो गया। उसकी वजह से मेरे जो ऑडोमीटर जो कंसोल है इसमें बैटरी की लाइट जलने लगी थी। तो मैं अच्छा मानता हूँ कि गाड़ी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, कि वो लाइट जलने के बाद भी मुझे घर तक ले आई रात के समय। अगले दिन भी ये गाड़ी स्टार्ट हो गई और मुझे सर्विस सेंटर तक ले गई। बिल्कुल सर्विस सेंटर के गेट पे जाके इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ऑल्टरनेटर चार्ज नहीं करा था। तो बैटरी जब तक चार्ज थी वो चार्ज रही, और फिर जब डेड हो गई तो वो डेड हो गई। जो सर्विस सेंटर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस सर्विस सेंटर ने मेरी बहुत हेल्प की। उनको मैंने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट टाइम पे तो नहीं पता था कि ऑल्टरनेटर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने 3-4 दिन लगाए इसकी पूरी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में। कुछ इन्होंने टेस्टिंग भी की, किसी और गाड़ी का ऑल्टरनेटर लेके इसमें लगाया, जिमनी का ही, तो उस प्रोसेस में 3-4 दिन लग गए। और फिर उन्होंने उस पार्ट को ऑर्डर किया मारुति से। मारुति ने वो पार्ट डिलीवर करने में कम से कम नहीं तो 6 दिन लगा दिए। यार आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ बिरयानी ऑर्डर करूं कोलकाता से सुबह को, तो वो शाम तक बिरयानी मेरे घर पे पहुंच जाएगी, वो भी गरम गरम। वो पार्ट मेरा फ्राइडे मॉर्निंग को ऑर्डर किया हुआ, इनको थर्सडे मॉर्निंग को वो पार्ट मिला है मारुति से। पार्ट मारुति के पास अवेलेबल नहीं था। इसमें मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये सर्विस सेंटर की गलती नहीं थी, ये मारुति या आप बोले सुजुकी कॉरपोरेशन जो इंडिया के अंदर है, जो सुजुकी है, ये उनकी गलती थी कि उनके पास वो पार्ट अवेलेबल नहीं था। क्या यार, वो मैन्युफैक्चर करवा रहे थे। 6 दिन मेरे ऑल्टरनेटर आने में लग गए। मैं 10 दिन से ज़्यादा मैं बिना गाड़ी के रहा। चलो कोई बात नहीं, मैनेज हो गया। लेकिन ये सर्विस थी मारुति की। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सर्विस सेंटर की गलती नहीं थी, ये मारुति की गलती थी, जो ये पार्ट टाइमली अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। ये मारुति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये चीज़ करनी चाहिए। अब मारुति पे फिर से आते हैं हम लोग, जो हमने शुरुआत में बात की थी, जो कॉस्ट कट है। पिंच तो होता है, मैंने उसके ऊपर इतना मैंने फील नहीं किया कि भाई मारुति ने 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए सस्ते कर दिए। वैसे अगर आप देखें तो ये हर एक गाड़ी ने हर मॉडल पे किए हुए हैं। मैंने सुना है फॉक्सवैगन ने भी किए हैं, स्कोडा ने भी किए हैं, थार ने भी किए हैं। ये ईयर एंड डिस्काउंट चलता ही है, तो चल रहा है वो डिस्काउंट। ये गाड़ी कम बिकनी थी, ये मारुति भी जानती थी इस बात को, इस गाड़ी को कम बिकना था, क्योंकि ये एक नीश सेगमेंट है। 4x4 एक नीश सेगमेंट है। अगर आप जिप्सी की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल से आर्मी और पुलिस ने जिप्सी को सबसे ज़्यादा खरीदा है। जो आम लोग हैं उन्होंने जिप्सी को बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। वही चीज़ इसके साथ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं लेंगे। और इंडिया के अंदर एक आयरनी है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि पीपल जज अस एन एसयूवी बाय इट्स फॉर्म, बाय इट्स साइज, नॉट बाय इट्स कैपेबिलिटीज। तो वो एक कारण है कि इसको कम बिकना था, और ये जिस हिसाब से बिकना था मेरे ख्याल से उस हिसाब से बिकी भी है। ठीक है, आप डिस्काउंट देंगे, आप ये मत बोलो कि भाई अब मेरी ज़्यादा बिक जाएगी, तो लोग ये समझेंगे कि मारुति या तो पहले बेवकूफ़ बना रही थी या आज बेवकूफ़ बना रही है। आपकी ही इमेज इसमें गिरेगी, या तो एग्जिस्टिंग बायर्स की नज़रों में, या आपके जो नए बायर्स होंगे उनकी नज़रों में भी आपकी आपकी इमेज गिरेगी। आपकी ब्रांड की कोई अच्छी वैल्यू नहीं रहेगी। फिर अगर डिस्काउंट मारुति दे रही है तो दो यार, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी देना चाहिए, कि भाई की सर्विस जो है उसके ऊपर आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिले, या आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर भी मैं अभी भी बोलूँगा, मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, मारुति ने कम इसको किया है। क्योंकि यार मैंने ये गाड़ी लेने के बाद जितना मैंने फ़न किया है ना, जितनी मुझे खुशी मिली है, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी गाड़ी के बाद मैंने इतना फ़न, गाड़ी के साथ इतना फ़न किया होगा यार। मैंने इसको हर जगह पे ले गया हूँ, मैं फंसा भी हूँ, लेकिन इस गाड़ी ने मुझे बाहर निकाल दिया है। मेरी ये गाड़ी ख़राब हुई थी, ऑल्टरनेटर इसका ख़राब हुआ था, बैटरी इसकी चार्ज नहीं हो रही थी, लेकिन ये मुझे मेरे घर तक लेके आई बच्चों के साथ, मुझे इसने बीच में खड़ा नहीं किया था। तो ये गाड़ी मेरे लिए बहुत लकी है। तो व्लॉग को यार यहीं एंड करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि मारुति जिमनी जो है, सुजुकी जिमनी जो है, बहुत अच्छी, बहुत केपेबल कार है, बहुत शानदार कार है। अगर आपको रोड प्रेजेंस देखनी है तो भी आपको ये देगी, आपको टोर करना है तो भी आपको देगी, आप कहीं पे फंसोगे नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है इससे। इसके लोग टायर चेंज करवा रहे हैं, कोई इसके बारे में बोल रहा है छोटे टायर हैं, कोई छोटे टायर नहीं है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। मैंने हर टेरेन पे चला लिया है इसको। स्नो में रह गया है, मड में तो मैंने इसको बहुत अच्छे से चलाया है। फंसी थी, किसी और कारण से फंसी थी। मड में, स्नो में ये गाड़ी बहुत आराम से निकलती है, रेत में तो निकलेगी अगर मैं इसके टायर की हवा कम कर लूँगा। तो ओवरऑल मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिमनी का, अगर मैं बात करूं जिमनी के एक्सपीरियंस पे, तो वो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा।
अगर मैं सर्विस सेंटर्स की बात करूं, सर्विस सेंटर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं तो उनको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। जिमनी एज अ प्रोडक्ट ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कार, वन ऑफ द बेस्ट कार्स बाय मारुति में बोलूँगा, सुजुकी बोलूँगा, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एवरेज, जो इसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए। तो बहुत बेहतरीन मेरा सब कुछ एक्सपीरियंस रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ये एक्सपीरियंस है ये पसंद आएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल में, मेरे चैनल पे अब तक आपने इस व्लॉग को देखा है तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कुछ कमेंट्स हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स हैं, वो आप प्लीज़ आप मुझे इससे शेयर कीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत थी, कोई चीज़ मैंने जानकारी गलत दी है तो आप मुझे आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, या कुछ और इम्प्रोवाइजेशन हमें करनी चाहिए तो आप हमें वो कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।